हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सेकंड यूनिट, जो कि है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम देखेंगे जो अलग-अलग टॉपिक जैसे इश्यूज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो कि हम इस यूनिट में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इसमें होता ये है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं हमारे, जो कि इंडिविजुअली काम करते हैं और मिलके एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाते हैं। बट यूजर जो काम करता है उसे ऐसा दिखता है कि वो एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम पे काम कर रहा है। देखिए वही लिखा हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड मेक्स देम अपीयर टू यू यूजर एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। यूजर को कैसा फील होता है, वो सिंगल कोहेरेंट सिस्टम पे काम कर रहा है। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आइए शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक, जो कि इशूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इश्यूज होते क्या हैं? इश्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम refers to the difficulties in hiding system complexity, handling failures, managing resources, ensuring security, maintaining consistency and supporting system growth। तो ये सारे इश्यूज हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फेस करना पड़ता है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारा ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी इज अ की डिजाइन गोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इट हाइड्स कम्प्लेक्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यूजर। ट्रांसपेरेंसी क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो भी कम्प्लेक्सिटी है हमारी, जैसे कि अलग-अलग सिस्टम कहाँ रखे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स है इंटरनली। बट यूज़र को एक सिंगल सिस्टम दिखता है, तो उसे पता नहीं चलता कि अंदर से कितना कॉम्प्लेक्स है। तो एक सिंपल सिस्टम दिखता है। साथ में कौन-सा सर्वर कहाँ पे रखा है, कौन-सा नोड कहाँ से काम कर रहा है, वो भी नहीं दिखता। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसे नहीं दिखता। यही हुआ ट्रांसपेरेंसी। ये 3 टाइप के हैं, एक्सेस ट्रांसपेरेंसी, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी और एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी। देखते हैं एक-एक करके ये तीनों होते क्या हैं। सबसे पहले हमारा इसमें एक्सेस ट्रांसपेरेंसी। Access transparency hides differences in data representation and storage, allowing user to interact with data uniformly across system। इसमें क्या होता है कि डेटा जो हम स्टोर करते हैं तो वो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ से आ रहा है, हमारे पास कहाँ स्टोर हुआ, कौन से सर्वर पे जाके स्टोर हुआ। ऐसा समझ, जैसे एक फाइल है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे, उसे हमने एक्सेस किया तो हमें पता नहीं चला कि वो फाइल कहाँ पे थी और कहाँ से हमें मिली। फिर आता है लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी मेक्स द फिजिकल लोकेशन ऑफ रिसोर्स इनविजिबल, enabling user to access them without knowing where they are stored। ऐसे समझो, जैसे इसमें क्या है कि हमें लोकेशन नहीं दिखता कि हमें जो डेटा मिला डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वो कहाँ से मिल रहा है या कैसे काम कर रहा है, कौन सा पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का वो कहाँ पे स्टोर किया हुआ है। जैसे हम गूगल में फोटोज अपलोड करते हैं या ड्राइव यूज करते हैं, तो ड्राइव में हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर है ये हमें नहीं पता चलता। यही हुआ लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। फिर आता है हमारा रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या रहता है? रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी हाइड्स द रेप्लिकेशन ऑफ द डेटा अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, अलाउइंग यूजर टू एक्सेस इट इफ देयर वेयर अ सिंगल कॉपी। जैसे होता है क्या, देखो हमने ड्राइव पे अपना डेटा स्टोर किया या गूगल फोटोज पे अपलोड किया या कहीं भी स्टोर किया, तो उसकी मल्टीपल रेप्लिका होती हैं जो अलग अलग जगह स्टोर होता है, जो कि हमने ग्रुप कम्युनिकेशन में पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां से भी देख सकते हैं, पिछले यूनिट में जो लास्ट टॉपिक है। तो हमने रेप्लिकेशन क्या होता है अच्छे से बताया। तो रेप्लिकेशन बना के रखा है, बट हमें तो पता नहीं ना कि उसकी रेप्लिका है। हमें तो ऐसा दिख रहा है कि वो एक सिंगल जगह स्टोर है, वहीं से हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। यही हुआ रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। को रेप्लिका को हाइड कर देता है, हमें पता नहीं चलने देता कि मल्टीपल रेप्लिका बना के रखी गई है और कहाँ रखी गई है। तो ये हमारा फर्स्ट इश्यू था। सेकंड इश्यू हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। सिस्टम का फॉल्ट टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है कि अगर सिस्टम में कोई इशू आए, पार्शियल फेल्योर, जैसे कोई नोड काम नहीं कर रहा है, कोई पार्ट सिस्टम का काम नहीं कर रहा, तो वो पार्ट छोड़ के बाकी पूरा सिस्टम काम करना चाहिए, नहीं कि एक के खराब होने से पूरा सिस्टम क्रैश कर जाए। तो वही है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मस्ट हैंडल पार्शियल फेल्योर। पार्शियल फेल्योर अगर हो तो वो उसे हैंडल कर पाए। पार्शियल फेल्योर का मतलब क्या है? सम नोड्स में फेल, अदर कंटिन्यू। अगर कुछ फेल भी हो जाते हैं तो अदर जो है वो कंटिन्यू रहने चाहिए। यही है। इसमें चैलेंजेस हमारे पास क्या-क्या आते हैं अगर फेल्योर होता है तब? रिजेक्टिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम नोड क्रैशेस। कोई नोड क्रैश कर गया तो हमें पता नहीं चल पाता। डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे कौन-सा नोड क्रैश किया है। फिर हैंडलिंग नेटवर्क पार्टीशन। नेटवर्क का पार्टीशन हमें हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। इंश्योरिंग डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। साथ में डेटा में कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। फॉल्ट रिकवरी, अगर फॉल्ट हो गया तो फिर उसे रिकवर करने में प्रॉब्लम होती है। ये इशू थी। इसके सॉल्यूशन क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा का हम रेप्लिकेशन बना लेते हैं, ताकि अगर एक जगह का सर्वर फेल हो गया, एक नोड फेल हो गया, तो दूसरा रेप्लिका हमारा उस टाइम पे काम कर जाए। ये हुआ। फिर है चेक पॉइंट्स एनरोलमेंट। चेक पॉइंट्स बना लेते हैं ताकि जब भी कोई फेल्योर हो तो हमें पता चल जाए, चेक पॉइंट्स चेक करके वहीं तक डेटा बैक देखना पड़े कि कहाँ पे फेल हुआ है। वहाँ से चेक पॉइंट और रोलबैक से हमें पता चल जाए। सिस्टम रोलबैक भी हो तो एक पॉइंट पे आकर के रुक जाए, और चेक पॉइंट से हमें पता चल जाए कहाँ पे है। फिर रिडंडेंट कंपोनेंट्स। जितने भी हमने डेटा बनाया या सिस्टम यूज किया उसके रिडंडेंसी को बढ़ा देगा। ये हुआ फॉल्ट टॉलरेंस का हमारा सॉल्यूशन। अब देखते हैं तीसरा इशू क्या है हमारा। तीसरा इशू है रिसोर्स मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज जो यूज हो रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए, जैसे फेयर एंड इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो फेयरली यूज हो। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं और
वर्कलोड बढ़ता है। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही सिस्टम पे लोड बढ़ते जा रहा है, अब बाकी दूसरे पे पहुँच नहीं पा रहा है। तो वो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है कि हर सिस्टम पे इक्वल लोड पड़े, इसको ट्रांसफर करता है अलग-अलग सिस्टम पे। सबसे पहला देखो इसमें क्या है, लोड बैलेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क टू अवॉइड ओवरलोडिंग नोड्स। टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देना अलग-अलग नोड पे, ताकि एक नोड पे ओवरलोड ना हो। फिर है शेड्यूलिंग, ऑप्टिमाइजिंग एग्जीक्यूशन टाइम एंड थ्रूपुट। शेड्यूलिंग करके हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम और थ्रूपुट जो है उसे हम ऑप्टिमाइज कर देते हैं। फिर हमारा चौथा जो इशू आता है वो होता है सिक्योरिटी रिलेटेड। सिक्योरिटी का, एज देयर आर मेनी नोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर एंड ऑफ नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सो ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर एंड नोड्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि मल्टीपल नोड्स है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है और कम्युनिकेशन होता है उनमें, तो सिक्योरिटी तो चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने बीच में कुछ डेटा बदल दिया, हैक कर दिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही हुआ। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का नेचर हम जानते हैं कि ओपननेस होता है। ओपननेस इसलिए कि वो ओपनली काम करते हैं, मतलब एक दूसरे नोड से बात करते हैं नेटवर्क पे, इसलिए उसमें ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। तो इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं, फायरवॉल का यूज़ करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज़ करते हैं और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ हम नेटवर्किंग में पढ़ेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। कल इंस्क्रिप्शन में हुआ डेटा को कोड करके भेजना, फायरवॉल हुआ कि हम प्रोटेक्शन लगा देते हैं, कोई भी एक्सेस ना कर पाए, वही है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम अपने डेटा को लॉक करके भेजते हैं, जो कि सब नहीं खोल पाए, जिसके लिए भेजा गया है वही डेटा को पढ़ पाए। फिर स्केलेबिलिटी, तो स्केलेबिलिटी पांचवा इशू जो हमारा, द सिस्टम शुड हैंडल द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूजर बाय बूस्टिंग वर्कलोड। तो स्केलेबिलिटी का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को हमें इस तरह से बनाना है कि वो स्केलेबल हो, कि अगर यूजर बढ़ जाए, अचानक से लोड बढ़ जाए तो वो हैंडल कर पाए उसे। ये एक इशू है स्केलेबिलिटी का। फिर अच्छा हमारा कम्युनिकेशन, इफिशिएंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी इज एसेंशियल। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में पता है कि हर नोड अलग अलग जगह पर होता है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा तभी एक नोड दूसरे नोड से डेटा ले पाएगा या भेज पाएगा। वही हुआ, कम्युनिकेशन एक इशू है कि कम्युनिकेशन अगर सही से नहीं हो पाती है तब प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क डिले, मैसेज लॉस। अगर नेटवर्क हमारा स्लो है, डिले हो गया, तो हमने अभी मैसेज भेजा वो बहुत देर बाद पहुंचा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। या मैसेज लॉस हो गया, नेटवर्क पे कहीं खो गया, पहुंचा नहीं हम जहाँ भेजना था हमें, जिस नोड, ये हो गया। सिंक्रोनाइजेशन इशू एंड पार्शियल फेलियर्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। सिंक्रोनाइजेशन इशू हो सकती है कि हमने भेजा अभी और पहुंचा देर में और कोई और पहले पहुंच गया, सिंक्रोनाइजेशन की इशू होगी। पार्शियल फेलियर हो सकता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कोई फेलियर हो गया और मैसेज हमारा नहीं पहुंच पाया, तो ये हो गया इशू कम्युनिकेशन का। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले इसके लिए सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास क्या है, मैसेज पासिंग यूजिंग ब्रोकर्स। इसमें हम ब्रोकर्स का यूज करते हैं मैसेज पास करने के लिए, तो प्रोटोकॉल है टीसीपी, आईपी, यूडीपी, ये सारे प्रोटोकॉल्स का यूज करके हम मैसेज पास करते हैं। रिमोट प्रोसीजर कॉल का यूज करते हैं, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था आरपीसी क्या होता है, कैसे काम करता है, तो उसका यूज कर सकते हैं हम कम्युनिकेशन के लिए। मिडिलवेयर लाइक कोरबा एंड आरएमआई यूज करते हैं, मिडिलवेयर यूज करते हैं मैसेज को पास करने के लिए, जो कि अगर एक सिस्टम पे थोड़ा टाइम लगे बट पहुंचा दे सही से, तो वो मिडिलवेयर हो गया। फिर है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब ये हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अलग-अलग नोड अलग-अलग जैसे काम करते हैं, अलग-अलग सिस्टम होते हैं। हेट्रोजेनिटी का मतलब हुआ कि अलग-अलग सिस्टम अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि ऐसे समझो कि हमारा एक ऑफिस है, ऑफिस में कोई मैकबुक चला रहा है, कोई विंडोज़ चला रहा है, तो ये अलग-अलग टाइप के सिस्टम होंगे, तो ये हेट्रोजेनिटी हो गई। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अलग-अलग टाइप के कंपोनेंट, अलग-अलग टाइप के मशीन्स काम कर रहे हैं। देखो इसी में लिखा है प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंस हो सकता है, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जो हमारा डेटा है वो काम करना चाहिए। डेटा फॉर्मेट अलग-अलग हो सकती है, अलग-अलग नोड पे जो डेटा स्टोर है उसका, बट वो सब में काम करनी चाहिए। फिर है डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, अलग-अलग सिस्टम जो है, अलग-अलग नोड है, अलग-अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसमें मिडलवेयर यूज़ करते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। मिडलवेयर क्या करता है इसमें कि, तो मिडलवेयर क्या करता है इसमें, जैसे कि जेसन है, सोप है, ये क्या करता है कि जब हम मैसेज भेजते हैं तो अगर किसी और फॉर्मेट में है तो वो कन्वर्ट करके एक दूसरे फॉर्मेट में लाता है, जो कि दूसरे सिस्टम को भी समझ में आता है। फिर दूसरा सिस्टम भी कोई मैसेज भेजा है तो वो भी कन्वर्ट कर देता है उसे एक अलग फॉर्म में, जो कि तीसरे सिस्टम को समझ में आता है। यही हुआ मिडलवेयर और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल, जो कि हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उनको रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, समझते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।